ना 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 ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का लास्ट लेक्चर, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा भाई। आइए तो लेक्चर नंबर 04 हमारा थोड़ा सा बचा था, चैप्टर खत्म कर देते हैं, है ना। तुम्हारी किस्मत में था ही आज की आज तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए। चलिए, जसमीत सर की जैसी क्लास कैंसिल हुई मुझे लगा कि भगवान ने कहा है कि भैया चैप्टर खत्म हो जाएगा आज इनका। आइए सो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। 30 मिनट्स की क्लास रहेगी, 30 मिनट्स में आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। 30 मिनट से ऊपर की क्लास ये नहीं रहने वाली है, 2 पेजेस हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आपके पास वन शॉट भी आ जाएगा और उसके बाद आपके पास एमसीक्यू एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आ जाएगी, तो आपका चैप्टर अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 1:30 बजे हम लोग ये क्लास ओवर कर देंगे, फिर आप उसके बाद फ्री है, चिल मारिएगा जो भी आपको करना है। चलिए ओके सर, टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट खत्म कराइए। ओके लेट्स स्टार्ट। हमने आईईपीएफ के 2 टॉपिक पढ़ लिए। हमने आईईपीएफ के बेटा 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक पैसा आता कहां से है और एक पैसा जाता कहां है। अब आईईपीएफ के कुछ बेटा मिसलेनियस बातें हैं, मिसलेनियस मतलब अदर बातें हैं जो आपको हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जाए, अलग से तो वो नहीं पूछेगा नॉर्मली, ठीक है। देखो आईईपीएफ को मैनेज कौन करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आईईपीएफ को मैनेज कौन करता है तो आप कहना आईईपीएफ को मैनेज करती है आईईपीएफ अथॉरिटी। कौन करती है? आईईपीएफ अथॉरिटी। आईईपीएफ अथॉरिटी को किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो आइए पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईईपीएफ फंड। नोटिफिकेशन आया था 13 मार्च 2016 को, ठीक है। 13 मार्च 2016 को नोटिफिकेशन आया था और 13 मार्च 2016 से ही एक आईईपीएफ अथॉरिटी, इस नोटिफिकेशन से एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका काम था फंड को एडमिनिस्टर करना, फंड को एडमिन करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इसके अकाउंट्स को बनवाना, ठीक है, और सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सर इस अथॉरिटी में कौन कौन होगा बेटा? इस अथॉरिटी में 13 मार्च 2016 के नोटिफिकेशन में लिखा था, इस अथॉरिटी के अंदर कौन होगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इस अथॉरिटी का हिस्सा कौन कौन मेंबर्स होंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहला उन्होंने कहा इस अथॉरिटी में, ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा। कौन होगा सबसे पहले? इस अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होगा, इस अथॉरिटी का एक चेयरपर्सन होगा। और चेयरपर्सन कौन होगा? जो भी पर्सन एमसीए का सेक्रेटरी बनेगा, जो भी पर्सन एमसीए का सेक्रेटरी बनेगा वो ऑटोमेटिकली आईईपीएफ अथॉरिटी का क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन बन जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर दिखाता हूं तो करंटली बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी है मनोज गोविल जी। कौन है? मनोज गोविल जी है। क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं तो ऑटोमेटिकली वो आईईपीएफ अथॉरिटी के क्या बन जाएंगे? चेयरपर्सन बन जाएंगे, चेयरपर्सन। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्स ऑफिशियो। सर इस वर्ड का क्या मतलब है? एक्स ऑफिशियो, इस वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन पोस्ट, यानी आपको अपॉइंट किया गया आपके नाम की वजह से नहीं, आपकी पोस्ट की वजह से। जैसे करंटली अगर एमसीए के सेक्रेटरी मिस्टर मनोज है तो मिस्टर मनोज ऑटोमेटिकली आईईपीएफ अथॉरिटी के क्या बन जाएंगे? चेयरपर्सन बन जाएंगे। कल को अगर मनोज सर की जगह
गुरप्रीत सर एमसीए के सेक्रेटरी बनेंगे। अगर कल को एमसीए का सेक्रेटरी चेंज होगा, यानी मनोज की जगह अगर गुरप्रीत सर बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आईईपीएफ अथॉरिटी के चेयरपर्सन बन जाएंगे। यानी यहां पर हमने जो अपॉइंट किया है वो मनोज सर को अपॉइंट नहीं करा, गुरप्रीत सर को अपॉइंट नहीं करा, हमने अपॉइंट किसे किया? हमने सिर्फ यह कहा कि जो भी पर्सन एमसीए का सेक्रेटरी होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर चेयरपर्सन बन जाएगा, यहां पर चेयरपर्सन बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी उसकी पोस्ट की वजह से उसे यहां पर भी पोस्ट मिल गई, उसकी पोस्ट की वजह से। तो अब अगर फ्यूचर में एमसीए के सेक्रेटरी चेंज होते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आईईपीएफ अथॉरिटी का भी चेयरपर्सन चेंज होता रहेगा, है ना। तो यहां पर किसी अथॉरिटी का पर्सन नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उसकी पोस्ट लिखी हुई है कि अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हो तो ऑटोमेटिकली आपको यह कुर्सी भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। आगे उन्होंने कहा इस चेयरपर्सन के अलावा इन एडिशन 6 मेंबर्स और होंगे। इन एडिशन 6 पर्सन्स और होंगे जो इस अथॉरिटी का पार्ट बनेंगे, जो इस अथॉरिटी का पार्ट बनेंगे। प्लस 6 पर्सन तो और होंगे ही होंगे, साथ में अथॉरिटी का एक सीईओ भी होगा। कौन होगा? अथॉरिटी का एक सीईओ भी होगा, जिसको हम बोलेंगे कन्वेनर। क्या बोलेंगे? कन्वेनर। कन्वेनर का मतलब है, कन्वेनर का मतलब होता है जो अथॉरिटी की मीटिंग्स बुलाता है। तो हम एक सीईओ को भी अपॉइंट करेंगे जो कन्वेनर होगा। किस चीज का कन्वेनर होगा? मीटिंग्स का। यानी अगर कभी भी आईईपीएफ अथॉरिटी की मीटिंग बुलानी होगी तो सीईओ उस मीटिंग को कॉल करेगा। और करंटली अगर आप देखोगे तो कौन है सीईओ? ध्यान से देखो, श्रीमती अनीता शाह। अकेला, अकेला नहीं, अकेली होगी, मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो श्रीमती अनीता शाह जी हैं करंटली बेटा, वो इसकी सीईओ हैं आईईपीएफ अथॉरिटी की। और इसके अलावा अभी 6 मेंबर्स और हो सकते थे, लेकिन 4 रखे हुए हैं। अनिल शर्मा है जो आरबीआई के डायरेक्टर है, जीपी गर्ग है जो सेबी के डायरेक्टर है, राकेश भैया है और गोपाल भैया है जो करंटली क्या बने हुए हैं? मेंबर्स बने हुए हैं, जो करंटली मेंबर्स बने हुए हैं। तो ये आपकी आईईपीएफ अथॉरिटी में कौन कौन रहेगा ये आपको याद रखना है। सबसे पहले चेयरपर्सन रहेगा, इन एडिशन 6 पर्सन रहेंगे और एक सीईओ भी रहेगा जो कि कन्वेनर ऑफ अथॉरिटी होगा, जो कि कन्वेनर ऑफ अथॉरिटी होगा। सो यही बात यहां पर मेंशन है, प्लस अ सीईओ हु शॉल बी द कन्वेनर ऑफ द अथॉरिटी। नेक्स्ट बेटा, आईईपीएफ अथॉरिटी में क्या ये 6-7 लोग मिलकर क्या ये पूरा काम मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस अथॉरिटी को काम करने के लिए एम्प्लॉइज की जरूरत होगी, इस अथॉरिटी को काम करने के लिए ऑफिसेस की जरूरत होगी, अलग अलग जगह पे ऑफिसेस खोले जाएंगे, बड़ी सारी चीजों की जरूरत होगी। वो चीजें कहां से आएगी? तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऑफिस भी देगा, ऑफिसर्स भी देगा, एम्प्लॉइज भी देगा और रिसोर्सेज भी देगा एज पर दी रूल्स, एज पर दी रूल्स। यानी अथॉरिटी को अपना काम करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रूल्स इन्हें क्या करेगा? प्रिस्क्राइब कर देगा, इन्हें प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है ये जो अथॉरिटी है, ये जो आईईपीएफ अथॉरिटी बनाई गई है, इसका काम है आईईपीएफ को एडमिनिस्टर करना यानी कंट्रोल करना, और इसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना। इसके क्या बनेंगे? आईईपीएफ फंड के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे ये किसकी कंसल्टेशन में बनाए जाएंगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे C&AG। सारे बच्चे एक बारी गूगल करके मुझे बताइए कि इस टाइम करंटली इंडिया का C&AG कौन है। फिर मैं आपको C&AG के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा। पहले आप बस गूगल करके मुझे उनका नाम बता दीजिए कि करंटली C&AG कौन है। सर सैलरी कितनी होगी बेटा? वो भी रूल्स में लिखी होगी। ठीक है, जल्दी मैं इंतजार कर रहा हूं फटाक से। तो फंड के
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फंड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आईईपीएफ अथॉरिटी बनाएगी, आईईपीएफ अथॉरिटी बनाएगी, बट किससे कंसल्ट करके बनाएगी? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ओके, तो सी एंड एजी से कर बनाएगी। सी एंड एजी यानी श्री, अभी करंटली सी एंड एजी कौन है? श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू जी है। ठीक है, ओके सर। सर सी एंड एजी का काम क्या होता है बेटा? सी एंड एजी का जो काम है, सी एंड एजी का काम होता है मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जितनी भी उनकी कंपनियों के अकाउंट्स बनते हैं, उनका ऑडिट करवाने का काम होता है सी एंड एजी का। ये काम यानी जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली सी एंड एजी आ जाता है। और यहां पर क्योंकि आईईपीएफ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है, हो सकता है ना ये लोग उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर लें, हो सकता है कि नहीं, इतना सारा पैसा है, ये लोग उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर ले, तो उसका ऑडिट करने की सारी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? सी एंड एजी के ऊपर आ जाती है। इनके पास भी बेटा पूरी टीम होती है ऑडिट कराने के लिए। सो यही बात यहां पे लिखी है, देखो, ऑडिट ऑफ द फंड, इस फंड का ऑडिट कि पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं। कुछ ऐसे पर्पस के लिए तो पैसा खर्च नहीं हो रहा जो पर्पस मेंशन्ड ही नहीं है, पार्टीज करी जा रही हैं भैया पैसों से, ना ना ना। सो द अकाउंट्स ऑफ द फंड शॉल बी ऑडिटेड बाय सी एंड एजी। सी एंड एजी करेगा, कितने ईयरली करेगा, मंथली करेगा? तो वो कह रहे हैं जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा सी एंड एजी के द्वारा, वो उस पीरियड से इसको ऑडिट करेगा। और जब अकाउंट्स ऑडिट हो जाएंगे तो वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? अकाउंट्स ऑडिट करके सी एंड एजी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और इस ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। इस ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। स्पेंडिंग ऑफ मनी, आईईपीएफ का पैसा खर्च कौन करेगा बेटा? आईईपीएफ का पैसा खर्च करेगी आईईपीएफ अथॉरिटी। ठीक है, क्या वो अपनी मर्जी से किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है या सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है जो हमने ऊपर पढ़े थे? तो लॉ कहता है कि अथॉरिटी, पैसा तो अथॉरिटी खर्चेगी, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ पैसा उन्हीं पर्पस के लिए खर्च सकती है जो हमने आपको ऊपर पर्पस बताए हैं। उसके अलावा आईईपीएफ अथॉरिटी किसी और पर्पस के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती है, और किसी पर्पस के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती है। अब होता क्या है बेटा, नॉर्मली एवरी फाइनेंशियल ईयर में, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो आईईपीएफ अथॉरिटी क्या करती है? आईईपीएफ अथॉरिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको भेजती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। और सी एंड एजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट, अपनी बनाई हुई ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट्स, एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, फंड के एनुअल ऑडिटेड अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या करती है? ले डाउन करती है, यानी अप्रूवल के लिए रख देती है। यही पॉइंट नेक्स्ट बोला गया है। फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर आईईपीएफ अथॉरिटी एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी। एनुअल रिपोर्ट में सारी चीजें लिखी होंगी और इसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट को और ऑडिट रिपोर्ट को जो उसे सी एंड एजी ने दी थी, वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिफोर क्या करेगा? ले बिफोर करेगा। ठीक है, ओके सर। लास्ट पॉइंट, लास्ट सेक्शन आज का, दैट इज सेक्शन नंबर 126। सेक्शन नंबर 126 को समझने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कराना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉब्लम समझ पाओगे कि सेक्शन 126 की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और ये किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करता है। मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, जिसमें राज के पास कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है। राज ने 4 अप्रैल को राज ने
अपने शेयर्स रानी को दे दिए। ठीक है, कंपनी ने 30 अप्रैल को रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में, जिसको हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बुलाते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में राज का नाम काट के रानी का नाम लिख लिया, रानी का नाम लिख लिया। 30 सितंबर को कंपनी ने 30 सितंबर को एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा। सवाल यह आता है, यह डिविडेंड किसको पे किया जाएगा? राज को पे किया जाएगा या रानी को? इसका आंसर बहुत क्लियर था, सेक्शन 123 में हमने सीख लिया था कि यहां पर यह दिया जाएगा रानी को। क्यों रानी को? क्योंकि 30 सितंबर को रानी का नाम लिखा हुआ है, तो रानी क्योंकि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है तो डिविडेंड उसे मिलेगा। यह तो बहुत सिंपल केस था जिसे हमने सेक्शन 123 में ही फाइनल कर लिया था, विद रिकॉर्ड डेट और विदाउट रिकॉर्ड डेट। बट अब आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस, जहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना। जहां पर होता क्या है कि मान लीजिए ये FY23, क्योंकि यहां पर सारा जो गेम है वो डेट्स का है। अगर आपने डेट्स को समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम फील होगी, और प्रॉब्लम एक बार ही फील हो गई तो सेक्शन 126 समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। फाइनेंशियल, मान लीजिए मिस्टर राज शेयर होल्डर थे 23-24 में। ठीक है, ओके सर। कंपनी ने यहां पर मान लीजिए कंपनी ने 30 सितंबर को एजीएम बुलाई और एजीएम में फाइनल डिविडेंड दिया। एजीएम में क्या दिया? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब हुआ क्या बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, डेट्स को समझना। 25 सितंबर को राज ने 25 सितंबर को राज ने रानी को अपने शेयर सेल करे। शेयर सेल जब हम करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है SH फॉर्म। क्या बनाते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। अभी आपने पढ़ा नहीं है, यह चीज सेक्शन नंबर 56 में आती है, दैट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट SH4, जिस पर राजा के भी साइन होते हैं, राजा को रानी से प्यार, जिस पर राजा के भी साइन होते हैं और रानी के भी साइन होते हैं। और ये SH4 हम कंपनी को भेजते हैं। ये SH4 हम किसको भेजते हैं? कंपनी को। कोई मुझे बता सकता है? हम ये डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजते हैं और अलॉन्ग विद अटैच करके भेजते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके हम कंपनी को भेजते हैं। बट क्या रीजन है, क्यों राजा और रानी ने आपस में सेल करने के बाद ये डॉक्यूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को भेजा? इसका क्या रीजन होगा? इसका सिर्फ एक रीजन है कि कंपनी का यहां पर जैसे ही कंपनी को रिसीव होगा, कंपनी क्या करेगी, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपने पास उसके पास जो रजिस्टर था वहां पर नाम राजा का काट के किसका लिख देगी? रानी का लिख देगी, और एक नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी रानी के नाम का। अब हमने 25 सितंबर को साइन करा, 29 सितंबर को यह डॉक्यूमेंट कंपनी के पास पहुंच गया। मुझे बताओ, अगर कंपनी के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच गया, क्या कंपनी को पता चल चुका है कि शेयर्स अब राज से रानी को ट्रांसफर हो चुके हैं? जैसे ही ये डॉक्यूमेंट कंपनी के पास पहुंचा, क्या कंपनी को इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ये डॉक्यूमेंट तो रानी को बिलोंग करते हैं, ये जो अब शेयर्स है अब रानी को, लेकिन अभी रजिस्टर में नाम लिखा नहीं है। अभी तक रजिस्टर, भाई चेकिंग होगी उस डॉक्यूमेंट की, स्टैंप लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, सब कुछ चेक करने के बाद कंपनी रजिस्टर में नाम लिखती है। अब 30 सितंबर को एजीएम हो गई, फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया। सवाल यह आया कि रजिस्टर में करंटली नाम किसका लिखा हुआ है? राज का। रजिस्टर में नाम राज का लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी को पता है कि राज ने ये रानी को ट्रांसफर कर दिए हैं, बस हमने ही ट्रांसफर नहीं करा, हमारी तरफ से पेंडिंग है रजिस्टर में नाम लिखना, है ना? हमारी तरफ से रजिस्टर में नाम लिखना अभी बाकी है। तो इस केस में कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है, यार देखो, इस डिविडेंड को ना होल्ड पर रख लेते हैं। इस डिविडेंड को, पूरे डिविडेंड को नहीं, जो राज या रानी को देना था, इस डिविडेंड को वो होल्ड पर रखे। कुछ दिनों में वो नाम, राज का नाम काटेंगे, रानी का नाम लिख देंगे। रानी का नाम जैसे ही लिखेंगे तो रानी को क्या मिल जाएगा? अब रानी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बन जाएगी और वो उसे डिविडेंड पे कर देंगे, तो यहां पर बेटा
ट्रांसफर तो हो चुका होता है, कंपनी को पता भी होता है कि रानी के नाम पर हो गए, बस रजिस्टर में लिखना कंपनी की तरफ से पेंडिंग होता है। और क्योंकि डेट ऑफ डिक्लेरेशन इतनी पास आ चुकी होती है कि कंपनी कहती है कि भाई इसे कर देंगे, है ना, इसे अभी के लिए रोक लेते हैं, तो इस डिविडेंड को वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देती है। कब तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देती है? जब तक वो रजिस्टर नहीं कर देती, जब तक वो रजिस्टर नहीं कर देती। और ये सेम प्रॉब्लम मेरे बच्चा, ये सेम प्रॉब्लम डिविडेंड के केस में भी आ सकती है। मतलब 25 सितंबर को मान लीजिए ट्रांसफर हुआ, 29 सितंबर को मान लीजिए कंपनी को डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, यानी कंपनी को पता चल गया, और 30 सितंबर को कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया, या हो सकता है बोनस शेयर दिए हो, या हो सकता है राइट इशू दिया हो। तो इस केस में कंपनी तीनों को क्या कर देती है, होल्ड पे रख देती है। होल्ड का मतलब होता है अबेयंस, ठीक है, होल्ड पर रख देती है। और पहले वो क्या करेगी, पहले वो राज की जगह रानी का नाम लिखेगी रजिस्टर में। रानी का जैसे ही वो नाम रजिस्टर में लिखेगी, रानी का जैसे ही वो नाम रजिस्टर में लिखेगी, अब ये सारी चीजें किसको मिलेंगी, रानी को मिलेंगी। और यहां पर आपका वो लॉजिक नहीं चलेगा, अरे सर लेकिन राज का नाम लिखा है, राज को दे दो ना। अरे बेटा यहां पर राज का नाम लिखा है मैं मानता हूं, लेकिन कंपनी को तो पता है कि यहां पर रानी का नाम लिखा होना चाहिए था, और कंपनी ने बस ट्रांसफर, कंपनी की तरफ से ट्रांसफर बाकी है। तो यहां पर क्योंकि कंपनी की तरफ से ट्रांसफर बाकी है, इसीलिए वो पहले इसको रोक लेती है। और रोकने के बाद वो पहले रानी का नाम लिखेंगी, जब भी मान लो 30 सितंबर के बाद 2, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर जब भी लिखेगी, और उसके बाद वो फिर रानी को ये सारे राइट्स दे देगी, वो ये राइट्स दे देगी। तो यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ट्रांसफर हो चुका था, कंपनी को मालूम भी हो चुका था, बस कंपनी की तरफ से ट्रांसफर करना, अपने रजिस्टर को अपडेट करना बाकी था। तो वो कंपनी जब रजिस्टर को अपडेट कर देती है तो काम हो जाता है। सो यही बात है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी SH4 डिलीवर्ड हो जाता है, अगर शेयर होल्डर डिलीवर कर देता है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को, लेकिन ट्रांसफर अभी कंपनी ने रजिस्टर नहीं करा, कंपनी को पता तो चल गया कि अब ये शेयर्स राजा के नहीं रानी के हो चुके हैं, लेकिन कंपनी ने अभी तक वो रजिस्टर में लिखा नहीं है, तो ऐसी कंपनी क्या करेगी, ऐसी कंपनी बेटा डिविडेंड को, उन शेयर्स के ऊपर के डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी। यानी वो ना राजा को देगी ना रानी को देगी, और नॉर्मली जब वो रानी का नाम लिखेगी तो रानी को अपडेट कर देगी। बट अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर यानी राज ने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि डिविडेंड जो है तुम रानी को दे दो, तो वो रानी को पे कर सकते हैं। और दूसरा, कीप इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है होल्ड, होल्ड पे रख सकते हो राइट ऑफर, ठीक है, या बोनस शेयर्स आप होल्ड पे भी रख सकते हो, होल्ड पे भी रख सकते हो। और आप ये जो होल्ड पर रखोगे, इसे होल्ड पर रखने के बाद जब आप नाम ट्रांसफर कर दोगे, जब आप नाम पर क्लियर कर दोगे, लिख दोगे रानी का नाम, तो फिर आप उसे दे सकते हो, फिर आप उसे दे सकते हो। हाँ, क्या ये सब बेटा सिंपल सी बात है बेटा शिवानी, सिर्फ उसी पर्सन के डिविडेंड को, उसी पर्सन के शेयर्स को होल्ड पर रखा जाएगा जिसका ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट कंपनी को आ चुका है, डॉक्यूमेंट आ चुका है, बस ट्रांसफर करना कंपनी की तरफ से क्या है, पेंडिंग है, बस ट्रांसफर करना कंपनी की तरफ से पेंडिंग है। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नोट्स में सारी चीजें लिख लेना, ऑब्वियस सी बात है, जो भी बचा हुआ है पूरे नोट्स कॉपी पेस्ट कर लेना, पूरे चैप्टर के नोट्स अपने नोट्स में लिख लेना। मुझे पता है बड़े सारे तेज है बच्चे जिन्होंने प्रिंट करवा लिए होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। होमवर्क दे देते हैं राइटिंग प्रैक्टिस का। राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क चैप्टर नंबर 3 PW बुक, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आज तो बहुत सारी स्लाइड्स बच गई भाई साहब।
हाँ नितेश बेटा, सेक्शन नंबर का वीडियो मैं डलवा दूंगा, बस वो डल नहीं पा रहा है, 1-2 दिन में डलवा दूंगा यार, डोंट वरी भाई, डोंट वरी। यस दिव्या बेटा, ठीक है। नहीं युवराज बेटा, उसकी वीडियो आएगी, डोंट वरी। अच्छा जो होमवर्क के थे, हाँ चलें। सचिन कह रहा है एमसीक्यू करवा दीजिए बेटा, शाम को वीडियो आ जाएगी एमसीक्यू की, ठीक है सचिन, शाम को एमसीक्यू की वीडियो आ जाएगी। ओके चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।